100% मैं इस बात से एग्री करता हूं कि डिसअपॉइंटमेंट तो है, मुझे भी है। और डिसअपॉइंटमेंट इस बात की तो है कि एक स्मार्ट हाइब्रिड बहुत अच्छा फीचर था, अच्छे खासे पैसों का था, वो हटा दिया। यार मारुति एटलीस्ट एक जस्टिफिकेशन तो देता है कि वो इस चीज़ को क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर रीज़न कॉस्ट कम करना है, ब्रेजा एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन मारुति से भी ज़्यादा है, क्योंकि जितना लोग ब्रेजा को पसंद करते हैं, जितना इस गाड़ी के ऊपर भरोसा करते हैं, जो इसका परफॉर्मेंस है वो हमेशा लोगों को इम्प्रेस करता है। लेकिन अब मारुति ने बिना कोई स्टेटमेंट दिए, बिना कोई अनाउंसमेंट किए, ब्रेजा में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कम से कम 70,000 रुपये की आइटम बिना किसी की अनाउंसमेंट के गायब कर दी। और वो क्या है? वो है स्मार्ट हाइब्रिड। जिस स्मार्ट हाइब्रिड के दम पर मारुति ये कहता था कि गाड़ी आपको एक बेटर परफॉर्मेंस और बेटर माइलेज जनरेट कर देती है, वो चीज़ अब आपको ब्रेजा के किसी वेरिएंट में नहीं मिलती, सिर्फ ZXi प्लस के ऑटोमेटिक के अलावा। अभी आ रहा है, आगे आएगा नहीं आएगा मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये जो स्मार्ट हाइब्रिड अब आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगा, इसका रीज़न क्या है, हम उस बात पर पहुँचेंगे। दूसरी चीज़, ये स्मार्ट हाइब्रिड से क्या फ़र्क पड़ता था ब्रेजा में, और अगर अब आप नॉन स्मार्ट हाइब्रिड वाली ब्रेजा लेते हैं तो आपको ऊपर कितना माइलेज का फ़र्क पड़ेगा, हम उसकी बात करेंगे। गाड़ी के प्राइस क्या मारुति ने घटाए हैं? जब इतना अच्छा और इतना इंपॉर्टेंट फीचर कम किया है, इतना महंगा फीचर कम किया है, तो क्या वो पैसे कम हुए हैं, हाँ या ना, हम उस बात की भी बात करेंगे। दूसरी चीज़, जो लोग अब ब्रेजा को लेने के लिए जा रहे हैं, क्या स्मार्ट हाइब्रिड के अलावा अभी कोई और फीचर भी कम होने वाला है या फिर हो चुका है, हम उन चीज़ों की भी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हम कॉस्ट की बात करें, प्राइसिंग की, जैसे कि मैंने बोला कि लगभग 60-70 हज़ार रुपये का फीचर होगा, जो कि अब आपको ब्रेजा में नहीं मिलता स्मार्ट हाइब्रिड। मारुति ये क्लेम करता था कि ये गाड़ी आपको माइलेज ज़्यादा देती है स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से, और सेगमेंट की इकलौती गाड़ी थी ब्रेजा जो आपको ये ऑफर करती थी। अब नहीं करती है फिलहाल, अगर जब तक आप टॉप ऑटोमेटिक नहीं लेते तब। अब देखिए क्या कम हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो स्मार्ट हाइब्रिड की लिथियम आयन बैटरी, आपको ये को ड्राइवर सीट के नीचे एक काला सा बॉक्स आपको जो यहाँ पर मिलता था जिसमें लिथियम आयन बैटरी थी, वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, जो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए सिस्टम का यूज़ किया जाता था, वो चीज़ नहीं है। और यहाँ जो पीछे एक स्मार्ट हाइब्रिड की आपको एक बैजिंग टाइप की मिल जाती थी ना कि ये गाड़ी आपकी स्मार्ट हाइब्रिड है, अब जब स्मार्ट हाइब्रिड ही नहीं है तो बैजिंग का क्या सेंस बनता है, तो वो चीज़ भी नहीं है। अब बात आती है कॉस्ट की। देखो सबसे पहली चीज, अब ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये है ZXi, ये सिंगल टोन में है। अब आपको मालूम है कि डुअल टोन और सिंगल टोन में वही जो मारुति 15-16 हज़ार रुपये का डिफरेंस रखती है वो आएगा। तो ये गाड़ी का अभी एक शोरूम प्राइस है 11,04,000 रुपये। बढ़ा है या घटा है? कुछ नहीं हुआ है, वहीं का वहीं स्टेबल है। अब ये 11,04,000 रुपये कॉस्ट पहले भी थी, 11,04,000 रुपये कॉस्ट अभी भी है। यानी स्मार्ट हाइब्रिड को हटाने की वजह से मारुति ने कोई कॉस्ट आपको कम नहीं कर दी है, ना कोई डिस्काउंट मिलेगा, ना कोई फिलहाल आपको कॉस्ट कम कर दी है। अब अगर हम और फीचर्स जो आपको यहाँ पर मिलते थे, क्या उनमें कुछ फ़र्क आया है या नहीं आया, हम उसकी भी बात करते हैं। देखो तो सबसे पहली चीज़ तो ये, गाड़ी का जो कैबिन है वो डेफिनेटली आपको अच्छा ही मिलता है। यहाँ पर वही म्यूज़िक सिस्टम है, वही आपको क्रूज़ कंट्रोल, उसी तरीके का क्लस्टर, वही ऑटोमेटिक AC, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप, एडजस्टेबल सीट्स, ORVM आपके पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, यानी सारे फीचर्स एज इट इज़ रखे गए हैं। एक सिर्फ इस स्मार्ट हाइब्रिड के अलावा कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो यहाँ पर कटिंग की गई हो, यानी एग्जैक्टली सेम है। हर चीज़ आपको वैसी ही मिलेगी जैसी अभी तक आपको पहले ब्रेजा में मिल रही थी, सिर्फ जो फ़र्क है वो है स्मार्ट हाइब्रिड का। अब क्या गाड़ी कितनी फ्यूल इकोनॉमी देगी? ज़्यादा होगी, कम होगी? कितनी कम होगी? अगर डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है, होगी तो कम ही, ज़्यादा तो होने से रही। कितनी कम होगी, हम उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से पहले इस गाड़ी का ना हुड खोल लेते हैं, और या आपको हुड खोलने के बाद कोई डिफरेंस वहाँ नज़र आएगा या नहीं आएगा वो भी अब देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, इस गाड़ी का जो इंजन है ना वो है K15C, यानी जिसे आप 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट मारुति K15C कहता है, सेम। इस इंजन का कोई तोड़ नहीं है, रिफाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये इंजन की एक सबसे खास बात यह है कि ये डुअल VVT टेक्नोलॉजी बेस्ड है और मल्टी इंजेक्शन फ्यूज सप्लाई को यूज़ करता है। तो ये तो बिल्कुल 100% डैम श्योर है कि ये जिन गाड़ियों से गाड़ी कॉम्पिटिट करती है, देखो ब्रेजा किससे कॉम्पिटिट करती है, ये वेन्यू से कॉम्पिटिट करेगी, ये XUV 300 से कॉम्पिटिट करेगी, ये सोनेट से कॉम्पिटिट करती है, ये निक्सॉन से कॉम्पिटिट करती है। तो ये जितनी गाड़ियाँ हैं उनसे तो बेटर माइलेज ये अभी भी
आपको देगी। अभी लगभग क्लेम्ड माइलेज 19 साढ़े 19 किलोमीटर के आसपास का है। और ऑन अगर मैं पेपर देखूं तो, और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली ब्रेजा एक बहुत शानदार माइलेज डेवलप कर यानी निकाल कर आपको पहले भी देती थी। अब फ़र्क तो आएगा, कितना फ़र्क आएगा आप मान लीजिए कि मिनिमम 2 किलोमीटर का तो फ़र्क आने ही वाला है। अगर पहले आप ब्रेजा से निकालते थे माइलेज 20 का, तो अब स्मार्ट हाइब्रिड के बाद लगभग 18 का माइलेज आप मान के चलिए कि इतना फ़र्क आ जाएगा। क्या स्मार्ट हाइब्रिड हटाने का एक रीज़न ये है कि मारुति को स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से ब्रेजा में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और गाड़ियाँ कॉल बैक होंगी? नहीं, मैं ये नहीं मान रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ। मारुति ने तो अभी तक कोई भी जस्टिफिकेशन दिया नहीं है। मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि अभी भी ZXi प्लस के ऑटोमेटिक वेरिएंट में मारुति आपको स्मार्ट हाइब्रिड दे रहा है। भाई जब ऑटोमेटिक में दे रहा है टॉप वेरिएंट के, तो अगर प्रॉब्लम आ रही होती तो सभी वेरिएंट्स में से ख़त्म हो जाता। अगर गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ये क्यों हटाया, ये मारुति ने अभी तक जस्टिफाई नहीं किया है। अगर किसी तरीके से ये कोई वीडियो या कुछ इसका हिस्सा किसी एक ऐसे बंदे के पास पहुंच पाए जो मारुति के बिहाफ पर जस्टिफाई कर पाए या मारुति खुद कर पाए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस आंसर का वेट करूंगा, क्योंकि 100% मैं भी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूं। प्रॉब्लम तो है, क्योंकि अगर ये गाड़ी आपको स्मार्ट हाइब्रिड के साथ एक अच्छा माइलेज देती थी और लोग इसीलिए इसको प्रेफर करते थे, गाड़ी में और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो पहले एक बार कैबिन में भी चलते हैं और कैबिन में हम कुछ मोटी मोटी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आपको कैसे मिलती हैं, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो कैबिन की जब बात आती है, देखो कैबिन से ब्रेजा के मेरे को शुरू से ही एक शिकायत थी और वो है ये प्लास्टिक की क्वालिटी। इसके अलावा गाड़ी के कैबिन से मुझे एक रत्ती भर भी कोई शिकायत नहीं महसूस होती है, शायद आपको भी नहीं होती होगी। हाँ, बस ये प्लास्टिक की क्वालिटी और बेटर मारुति कर सकता था, जैसे कि आपको वेन्यू में मिलती है उस तरीके के टेक्सचर और प्लास्टिक की जो क्वालिटी इस्तेमाल हुई है उससे एक दिक्कत थी। बाकी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम बढ़िया काम करता है, ऑटोमेटिक AC आपको यहाँ पर मिलता है, चार्जिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हैं, बढ़िया स्टोरेज है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ब्रेजा में आपको मैनुअल का भी ऑप्शन मिलता है और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, पेट्रोल CNG दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। पार्किंग ब्रेक, बढ़िया कप होल्डर, स्पेस वगैरह से भी रिलेटेड ऐसा कोई इशू नहीं है, सीटों से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब मिल जाता है। इधर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको वाइपर का प्रॉपर सेटअप दिया गया है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है। देखिए टिल्ट एडजस्टमेंट भी है और टेलीस्कोपिक, दोनों एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए हैं, क्लस्टर से रिलेटेड माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ दिए हैं, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। यानी काम के लगभग आपके पास सारी चीजें यहाँ पर हैं। बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्पेस का मैनेजमेंट किया गया है। नीचे प्रॉपर आपको डेड पेडल जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा। ABC तीनों पेडल के पास भी जगह जो है वो काफी ओके है। और इधर अगर आप सामने देखते हैं तो क्लस्टर, उसमें भी कोई चेंज मारुति ने किया नहीं है, लेकिन ये टॉगल्स वगैरह जो है वो मारुति की सारी गाड़ियों में आपको इसी तरीके से मिलती हैं। अभी आप इन्विक्टो आएगी तो शायद उसमें भी ऐसा ही ना दे दे कहीं। तो फिलहाल ये सारी चीजें कैबिन से तो रिलेटेड देखो कोई इशू फिलहाल मुझे नहीं लगता। जिन्हें सनरूफ चाहिए तो यहाँ डेफिनेटली आपके पास सनरूफ में है और यहाँ पर एक सिंगल क्लिक में आप इसे डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं, लेकिन चलती गाड़ी में प्लीज इससे कभी बाहर ना निकलें। और वन टच में आप इसे डेफिनेटली क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर्टन है इसको तो आपको मैनुअली ही लगाना है। सनग्लास होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है। बढ़िया वैनिटी मिरर विद लाइट, यहाँ वैनिटी मिरर, ये ऊपर आपको इस तरीके से हाइलोजन बेसिक लाइट जो है वो भी यहाँ वाइजर्स के ऊपर मिल जाती है। और ये IRVM इस तरीके से मैनुअली डे एंड नाइट एडजस्टेबल है, कोई इलेक्ट्रोकॉमिक नहीं दिया गया। ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। और एक चीज की अगर हम और बात करें, जब हम रेयर सीट्स में जाते हैं यानी पीछे जब हम गाड़ी में जाते हैं तो यहाँ पर भी स्पेस में ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। गाड़ी अच्छा स्पेस आपको ऑफर करती है। 60-40 का स्प्लिट रेशियो है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। सेंटर वाले के लिए तो आपको नॉर्मल लैप बेल्ट, लेकिन बाकी ये 2 पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड है। आइसोफिक सीट्स के माउंट मिल जाते हैं। रेयर में AC वेंट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मैं नहीं कह सकते हैं कि फीचर्स के मामले में यहाँ पर कुछ घटाया भी नहीं गया है। और दूसरी चीज, ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है जो आपको अच्छे फीचर्स डेफिनेटली ऑफर करती है, तो फीचर से रिलेटेड ऐसा कोई इशू नहीं था। हुड मैंने बंद कर दिया था, एक बार हुड जो है हम इसका और खोल लेते हैं और यहां से जरा एक बार आप मेरे सामने दोबारा आइए। और जो इसके पावर फिगर्स, इंजन अभी स्टार्ट है इसीलिए दोबारा खोल रहा हूं, आवाज सुनना गाड़ी की। तो ये है इस गाड़ी की सबसे खास बात, इंजन काफी देर से स्टार्ट है और अभी AC चल रहा है, कंप्रेसर ऑन है। उसके बाद भी कैबिन में आपको कोई इस गाड़ी की नॉइज़ यानी इंजन की कोई आवाज़ आपको जो है वो अंदर नहीं आई होगी।
यानी रोड नॉइज जो आनी है, टायरों की आवाज़ वगैरह, रोड नॉइज, विंड नॉइज जो थोड़ी बहुत अंदर आनी है गाड़ी चलने पर वो आनी है, बट इंजन कोई शोर नहीं करता। और अभी भी ब्रेजा सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है जो आपको 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है। वेन्यू 1.2, नेक्सॉन 1.2 3 सिलेंडर, और उसके बाद एक्सयूवी 1.2। तो ये सारी गाड़ियां आपको 1.2, ब्रेजा के साथ एक प्लस पॉइंट है 1.5। 100% मैं इस बात से एग्री करता हूं कि डिसअपॉइंटमेंट तो है, मुझे भी है। और डिसअपॉइंटमेंट इस बात की तो है कि एक स्मार्ट हाइब्रिड बहुत अच्छा फीचर था, अच्छे खासे पैसों का था, वो हटा दिया। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम, यानी कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि यार मारुति एटलीस्ट एक जस्टिफिकेशन तो देता है कि वो इस चीज़ को क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर रीज़न कॉस्ट कम करना है तो कॉस्ट तो कम हो ही नहीं है। गाड़ी में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही थी स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से तो भाई ऑटोमेटिक में अभी तक क्यों आ रहा है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर भाई हटाया क्यों। अगर हटाया है तो एटलीस्ट पैसे कम कर दो। अब देखो ना जरा, आवाज़ आ रही है कि आपको गाड़ी की, बिल्कुल पास आ जाता हूँ, कोई आवाज़ नहीं है क्योंकि फ़ैन ऑफ हो चुका है, कंप्रेसर इस समय काम नहीं कर रहा है। तो बहुत ही साइलेंट गाड़ी है, बहुत ही साइलेंट। अभी भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ही माइलेज देगी। वेन्यू से कंपेयर कर लो, निक्सॉन से कंपेयर कर लो, एक्सयूवी से कर लो, सोनेट से कर लो, सबसे ज़्यादा माइलेज अभी भी देगी, इस बात में कोई शक नहीं है मेरे को। लेकिन अगर स्मार्ट हाइब्रिड था, क्यों हटाया, प्रॉब्लम इस बात से है, रीज़न चाहिए। अब हटा तो दिया, ये कौन सा मेरे आपके कहने से मारुति वापस ले आएगा और ये वीडियो कौन सा मारुति तक पहुंच ही जाएगा। नहीं पहुंचता भाई, अगर पहुंचता तो फिर बात ही क्या थी। इतने बड़े धुरंधर खैर हम हैं नहीं, लेकिन मेरा एक काम है जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ एग्जैक्ट वो शेयर करूं जो मैं फील करता हूं गाड़ियों के बारे में। क्या हटाया, क्या आया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। देखो, लोग ऐसा नहीं है कि ब्रेजा अब लोग लेंगे नहीं, लेंगे भाई। जब 6 लाख में लोग ऑल्टो ले रहे हैं, 8 लाख में लोग वैगनआर ले रहे हैं, जबकि उन पैसों में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो स्मार्ट हाइब्रिड हटने से इसकी कौन सा लोग लेना बंद कर देंगे, ले लेंगे। कोई हंसी खुशी लेगा, कोई थोड़ा सा नाराज होकर लेगा, कोई 2 4 5 लोग स्विफ्ट भी करेंगे कि दूसरी गाड़ी ले लेंगे, इस स्विच कर जाएंगे इस गाड़ी से। लेकिन फिर भी अच्छे नंबर से गाड़ी पहले भी सेल्स में जाती थी, अभी भी जाएगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूं जो मुझे जितना पता है उतना। बहुत कोशिश करता हूं कि हर चीज़ आप लोगों के साथ एग्जैक्टली शेयर करूं और बहुत सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। कितना पसंद आता है वो आप ही लोग बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी या ब्रेजा प्लान कर रहा था तो एक बार ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर कर देना, शायद उसकी भी कोई हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।